क्लास 9th इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2 को फर्दर डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा और इसके बाद एक थर्ड लेक्चर आएगा जो कि लास्ट होगा। तो टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये देखना होगा कि मैन क्या परफॉर्म करते हैं, वीमेंस क्या परफॉर्म करती हैं। इसके पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शरी। जिसमें प्राइमरी सेक्टर में आते हैं एग्रीकल्चर, किसी भी तरह के पशुओं को पालना, पशुपालन जो होता है, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं इसे, फ़िशिंग करना, पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन जो होता है, माइनिंग करना, क्वेरिंग मतलब खदानें होती हैं। और सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है। किसी भी चीज़ को आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर मैं अपने हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। थर्ड जो टर्शरी जो सेक्टर होता है उसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विसेज, मतलब इसमें आप ज़्यादातर ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, ये सभी के सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं टर्शरी सेक्टर में। अब क्या होता है कि अब देखना ये ज़रूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो 3 टाइप्स होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने पार्ट होते हैं, उसमें किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है। एक पहली की जाती है मार्केट एक्टिविटी, एक की जाती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब मार्केट एक्टिविटीज़ में आप उस हर चीज़ को रख सकते हो जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से इस देश की नेशनल इनकम में इजाफ़ा हो रहा है, वो इंक्रीज़ कर रही है। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आप उन चीज़ों को रख सकते हो जो कि नेशनल इनकम पर किसी भी तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालती है। जैसे कि मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि किसी भी काम के बदले आपको सैलरी मिलना या किसी बिज़नेस के बदले आपको प्रॉफिट मिलना, आपको कुछ पैसा मिलना, उसे ये रिम्यूनरेशन कहते हैं। अब ऐसे हर चीज़ जो आपको रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है वो आपके लिए आपके लिए पे ऑफ प्रॉफिट है, आपको उसको करने से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सारी मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाती है। आप इसमें सब कुछ रख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, शॉप है, बिज़नेस है और मैं इसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसको आपको करने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता, आप उसको अपने लिए करते हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारी मम्मी होती हैं, सारा घर साफ़ रखती हैं, सभी कुछ अच्छा से करती हैं और खाना बनाती हैं, तो वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है। वो अपने लिए कर रही है, वो अपने परिवार के लिए कर रही हैं। लेकिन यही काम अगर हम किसी बाई और मेड से कराएंगे तो उसे हमें पैसे देने होंगे और वो मार्केट एक्टिविटी में आ जाएगा। ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको पेड नहीं हो रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए वो काम को कर रहे हैं, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अभी डायग्राम में पहचानना है कि कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी है, कौन सी टर्शरी एक्टिविटी है और कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो ये फार्मिंग हो रही है, ये तो सीधी सी बात है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा सेकंड में आता है। और ये रहा जो शिपयार्ड है और ये प्लेन उड़ रहा है, ये कम्युनिकेशन है, ये ट्रेड हो रहा है, तो ये टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, ये फर्स्ट एक्टिविटी में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। अब देखते हैं कि मैन और वीमेन का ऐसा क्या रीज़न है कि वीमेंस को कम पहले समझा जाता था और वीमेंस को कम सैलरी दी जाती थी। वो इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज़्यादा कम दी जाती, और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है वो इसमें बाद में देखेंगे। अब कुछ हिस्टोरिकल रीज़न भी हैं, कुछ कल्चरल रीज़न भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को पुरुषों के नीचे रहना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से हैं, जो यही समझते हैं अभी तक, तो ये भी एक रीज़न था। और इसके बाद जो डिवीज़न जो आया लेबर का, मतलब जो काम करती अगर महिला और पुरुष, तो महिलाओं को उसी काम में कम पैसा दिया जाता था और जो पुरुष होते थे, मैन होते थे, उन्हें पैसा ज़्यादा मिलता था। जैसे कि देखा हमने कि जो साकाल की मम्मी थी, जो कहानी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा, साकाल की मम्मी अपने घर में खाना बनाती थी और सफाई करती थी, और उसके पापा जो थे वो फील्ड में काम करते थे, खेतों में काम करते थे। अब जैसे लेकिन अगर ऐसे भी कुछ जगह होती है, जैसे मार्केट होता है, जैसे कि जो विलास की मम्मी जो फ़िश बेचती थी, मछली बेचा करती थी, तो वो वहाँ पर महिलाओं को भी उतना ही पैसा मिलता है जितना पुरुषों को मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके
आप आपके कहना चाहिए वो डिपेंड करता है आप कितने स्किलफुल हैं, आप कितने अच्छे से उस काम को कर सकते हैं, कितने अच्छे से कुछ सामान को बेच सकते हैं। अगर मैं मछली बेचने की महिला भी जाएगी और पुरुष भी जाएगा, मेल फीमेल, तो मछली की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और आप किस तरह से उसे सेल करते हैं वो इस तरह से डिपेंड करता है। वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल कंटम पार्ट डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। आगे देखते हैं, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। जो एजुकेटेड पर्सन है, जो एक स्किलफुल पर्सन है, जिसे पता है क्या करना है, उसके सामने एक अगर कोई अपॉर्चुनिटी है अर्निंग के लिए, तो उसे वो जल्दी से पहचानेगा और उसके उसके लिए वर्क करना चालू कर देगा। जैसे हमने देखा था कि एक राजा ने एक लकड़हारे को जो कोयला बना के बेचता था लकड़ी का, उसको चंदन का पेड़ बगीचा भी गिफ्ट किया, तो उसने चंदन का भी कोयला बना के बेच दिया। तो उसे पता ही नहीं था क्या करना है, वो एजुकेटेड इनफ नहीं था कि उसे नहीं पता कि चंदन की लकड़ी क्या होती है, उसका भी उसने कोयला ही बेचा। अब इसमें आगे लिखा, अब मेजॉरिटी ऑफ वीमेन हैव मीगर एजुकेशन। बहुत सारी ऐसी जो सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी में ये बना हुआ है थॉट कि महिलाओं को, फीमेल बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, आजकल बदल रहा है, लेकिन पहले बड़े लोगों की यही सोच हुआ करती थी कि हाँ ठीक है, 10वीं पढ़ ली, 7वीं पढ़ ली, 8वीं पढ़ ली, बस इतना ही पढ़ाना चाहिए लड़कियों को। अब इसीलिए क्या होता है कि सोसाइटी में एक धारणा बन गई, एक सोच डेवलप हो गई कि लड़कियों को, वीमेंस को कम आता है मेन की तुलना में, इसलिए उनको कई जगह लो भी दिया गया कि वीमेन आएगी तो उसे 10,000 देंगे, मैन अगर उसी चीज़ को वर्क करेगा तो उसे 15,000 रुपये देंगे। और वो वीमेन की जहाँ जॉब करती हैं वहाँ पे किसी भी तरह की जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है, मतलब उनको कभी भी निकाला जा सकता है। कोई अच्छा मैन आ गया उसकी जगह तो उसको निकाल देंगे कि आप जाइए। और वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू द लीगल प्रोटेक्शन इस मीगर, उनका लीगल प्रोटेक्शन भी मीगर होता है, उन्हें निकाल दिए। अगर हम करते करते जॉब करते हुए निकाल दिए, उस जॉब से हटा दिए, तो फिर उनका लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए लॉ के अकॉर्डिंग। और कुछ जगह ऐसी भी जगह काम करती हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। मैटरनिटी लीव मतलब कि जब वीमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद ना उससे शायद जो तीसरा क्वार्टर होता है, मतलब जो 6 मंथ से 9 मंथ का समय होता है उस प्रेगनेंसी में, तो उसमें जो वर्क करना मुश्किल हो पाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती, उन्हें बोला जाता है कि नहीं आप ठीक है, आप 3 महीना घर पे रहिए, आपको हम जॉब से निकाल देते हैं, यहाँ पर 3 महीना आप घर पे रहिए, आपको हम सैलरी नहीं देंगे। हाउएवर क्या होता है कि जो अच्छी जगह है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे IT सेक्टर हैं, और जिस तरह जहाँ प्रॉपर एक नियम चलते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का पार्शियलिटी नहीं की जाती मैन और वीमेन में, उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। जो एक अपने नियमानुसार चलते हैं, और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे मजदूरी हो सकती है वो, और किसी भी तरह जो ऑर्गेनाइज नहीं है, कुछ नहीं है, जब लोगों की मनमर्जी चल रही है, वहाँ पे वीमेंस को कम पैसा भी दिया जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर रहते हैं, हाउएवर वीमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एज पर द मैन अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। टीचिंग मेडिसिन अट्रैक्ट देम मोस्ट। टीचिंग और मेडिसिन उनको अट्रैक्ट ज़्यादा मोस्ट करती हैं। टीचिंग और मेडिसिन में आप देखना काफ़ी ज़्यादा वीमेंस रहेंगी, और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं उसमें एज़ पर द क्वालिटी दिया जाता है, ना मैन देखा जाता है ना वीमेन। अगर मैन भी अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको अच्छा पैसा दिया जाएगा, अगर वीमेन भी अच्छा पढ़ा रही हैं तो उसे अच्छा पैसा दिया जाएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि आपके यहाँ अगर मैं एक राजा हूँ एक जगह का, मेरे राज्य में 1 लाख लोग हैं, और मेरे पड़ोसी राजा है उसके यहाँ भी 1 लाख लोग हैं। मेरे 1 लाख लोग में से सब बेरोज़गार हैं, सब अनपढ़ हैं, और आधे से ज़्यादा उसमें बीमार हैं। और बाजू वाले राजा जो हैं, उसके राज्य में जो 1 लाख लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सक रहे हैं, खेती की अच्छी उन्नत विधियाँ ला रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं खेती में। तो क्या होगा, मेरा राज्य ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा कि वो मेरे बाजू वाले राजा का राज्य तेज़ी से बढ़ेगा? उसका बढ़ेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी है। पॉपुलेशन मेरी क्वालिटी ऑफ ख़राब है, मेरे ऊपर बर्डन बन के रह जाएगी, मुझे उनको खिलाते खिलाते मैं थक जाऊँगा। अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो बोलेंगे कि हमारा किंग ख़राब है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन में भी वो क्वालिटी नहीं थी जो बाजू वाले राज्य में थी। ये बहुत डिपेंड करता है। देखो, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। कितनी ज़रूरी बात लिखी है, एक कंट्री किस रेट से ग्रो करेगी वो उसके देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब क्वालिटी किस चीज़ को कहते हैं? अगर वो उसकी हेल्थ अच्छी है, एजुकेटेड है, स्किलफुल है, हेल्थ अच्छी है, और अपनी कंट्री के प्रति जिम्मेदार है, तो ये लिटरेसी रेट के साथ, तो ये उस क्वालिटी को वहाँ के
इन्हेंस करेगा। तो उसमें एक एक फैक्टर देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्या क्या फैक्टर ज़रूरी है। तो सबसे पहला फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एजुकेशन जो मिलेगा किसी को, तभी उसे अपॉर्चुनिटीज़ समझ में आएगी कि सामने हमें क्या करना है, हमारे पास पैसा कमाने के क्या क्या अभी अवसर मिले हैं, क्या क्या मौके हैं। हमने देखा कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट था। जैसे साकाल था, जो देखिए हमने साकाल पढ़ाई लिखाई किया, उस आईटी कंपनी में जॉब किया, और उसी तरह वो जो उसका न्यू हॉराइजन उसके सामने मिला उसे, और जो उसका दोस्त था विलास, एक ही गांव से थे दोनों, और उसने मछली ही बेचा, किसी तरह का एजुकेशन नहीं लिया, और वो आखिर तक वो मछली ही बेचता रहा। तो ये जो एक ग्राफ बना हुआ है, ये बताया गया है कि लिटरेसी रेट हमारे इस कंट्री में किस तरह से बढ़ा है मेल और फीमेल के अमंग में। 1951 में जब हमको ब्रिटिशर्स लगभग छोड़ के गए थे, तो बिल्कुल भी उन्होंने हमने कुछ छोड़ा ही नहीं था, बिल्कुल चूस लिया था उन्होंने। और ये देखिए ग्रो करता गया, और बहुत सारे वेरियस मिशन लॉन्च हुए गवर्नमेंट की तरफ से, और 2011 के आते तक वो काफ़ी अच्छे तरीके से, लगभग मेल तो 80% क्रॉस कर चुका है, और वीमेंस का भी लगभग 70% के आसपास आ रहा है। बट और भी जब काउंटिंग होगी तभी और इसके डाटास निकल के आएंगे। अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन के लिए क्या किया, क्योंकि हम एजुकेशन देंगे तभी जाके हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक क्वालिटी पॉपुलेशन उसकी इन्हेंस होगी, क्वालिटी बढ़ेगी, और जब क्वालिटी बढ़ेगी तभी देश ग्रो होगा। अब हमारे देश में बहुत सारी स्कीम चलाई गई, हर सिटी में नवोदय विद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर था वो पहले 0.64% था मात्र। जीडीपी क्या होती है ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। जीडीपी मतलब इतना समझ लो कि देश का टोटल पैसा। अब वो कैसे कैलकुलेट हो जाती है, कैसे क्या होता है, ये सब मैं बाद में समझाऊंगा। जीडीपी का देश का कुछ पैसा है, उसका कुछ परसेंटेज हम डिफेंस में देते हैं, कुछ मेडिकल में देते हैं, कुछ एजुकेशन में देते हैं। मात्र 0.64% हम देते थे 1951 में, क्योंकि हमारे 1951 में देखो कितनी कम भी है। वही हम अब दे रहे हैं 3% 2015 एंड 16 में, जो कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद 6% हो गया है, बिल्कुल अभी रिसेंट की बात है। आगे देखते हैं। जो लिटरेसी इज़ नॉट अ राइट, लिटरेसी एक राइट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय देयर राइट्स। अगर वो लिटरेट नहीं होगा तो उसे उसकी ड्यूटीज़ नहीं पता होगी, उसके कर्तव्य नहीं पता होंगे इस देश के प्रति, और उसे राइट्स नहीं पता होंगे। इसलिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, ताकि वो अपने राइट भी एंजॉय कर सके, साथ ही साथ अपनी ड्यूटीज़ भी इस देश के प्रति निभा सके। अब देख लेते हैं कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लिटरेट है और कौन सा राज्य सब में जो लिटरेसी रेट है कम है। 94%, मतलब केरला सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट रखता है इस देश में, और सेकेंड नंबर पर आता है बिहार 62%। तभी आप देखे होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो केरल के मजदूर ज़्यादा नहीं दिखे होंगे आपको रोड पे, ज़्यादातर मजदूर दिखे यूपी और बिहार साइड के, क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट कम है। इसी कारण उन्हें दूसरे शहरों में पलायन करके, माइग्रेट करके उनको आखिरकार मजदूरी करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने क्या चलाया है, सर्व शिक्षा अभियान 2001-2-3 के आसपास वो ये लॉन्च किया था। सर्व शिक्षा अभियान जब मुझे याद है मैं छोटा हुआ करता था, तो इसका एक बहुत पॉपुलर गाना आया था, स्कूल चले हम रोके से ना रोके हम, मर्जी से चले हम स्कूल चले हम। बचपन मेरा यही सुनते सुनते बीता है। ये क्या इसने क्या कहा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन सभी के लिए कंपलसरी कर देंगे, जो भी 6 और 14 एज ग्रुप में है, बाय 2010। उन्होंने एक टाइमलाइन भी दे दी कि हम 2010 तक सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन दे देंगे। अब और वो एजुकेशन को किस तरह से इन्हेंस किया गया, जो 12th प्लान था अभी भी, जैसे कि जो सर्व शिक्षा अभियान की अगर फिर से थोड़ी सी बात करें, तो अभी भी किसी भी गांव में चले जाओ तो ज़रूर सर्व शिक्षा अभियान का आपको एक ना एक पोस्टर या बैनर या फिर पेंटिंग बनी हुई दिख जाएगी, जिसमें से एक पेंसिल बनी है, जिसमें सामने एक लड़की बैठी है, शायद पीछे एक लड़का बैठा है किताब पकड़ के। ये बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया इस देश में। इसके पहले जितने भी बने थे प्लान्स एजुकेशन के लिए वो उतने अच्छे से नहीं किए गए, लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, और बहुत से बच्चों को इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन दिया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन उनको दिया गया। और जो 12th प्लान था उसमें जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ा है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसको भी हम आगे देखेंगे। इसका मतलब होता है कितने बच्चे आपके रजिस्टर्ड हैं, इनरोल किए हैं आपके स्कूल्स में। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम बनाया। कैरिकुलम मतलब एक तरह से समझ लो सिलेबस होता है। जैसे जो तमिलनाडु वालों को अगर मैं दिल्ली की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वो तो नहीं पढ़ेंगे, तो तमिलनाडु के लिए स्पेशल बनाया गया कि आप तमिलनाडु की हिस्ट्री पढ़ें ताकि आपको इंटरेस्ट आए। वोकेशनलाइजेशन किया गया। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है सिलेबस में ऐसे सब्जेक्ट को ऐड करना जो आपके एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उससे रिलेट कर पाएँ। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ने से आपको नहीं दिखेगा कि शाहजहाँ हैं और शाहजहाँ ताजमहल बना रहा है, अकबर रूल कर रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ जो आपको डेली लाइफ में आप उससे रिलेट कर पाएँ, अपने गवर्नमेंट से
आप सवाल पूछ पाएँ और एक स्किल डेवलप कर पाएँ, तो वो आपका वोकेशनलाइजेशन के अंदर आता है। और ये सब चीज़ें की गई ताकि एक क्वालिटी डेवलप हो हमारे बच्चों के ऊपर, ताकि वो एजुकेशन के साथ साथ एक बेटर स्किल के साथ एक डेवलप हों जो आगे चल के इस देश को फ़ायदा पहुँचाए। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है हेल्थ का फैक्टर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी तक डिस्कस किया एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये जो दिया हुआ है इसमें ये कितना ज़रूरी है। जब 1950 और 1951 में केवल 750 कॉलेज थे इस कंट्री में, यूनिवर्सिटी सिर्फ 30 थी, स्टूडेंट भी कम थे काफ़ी, 2 लाख के आसपास, टीचर्स भी लगभग 24,000 थे। अब ये देखें कितना रेडिकली ट्रांसफॉर्म हुआ है ये। अब इसमें अगर ये जितना तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, कि आज 41,000 आज कॉलेज हैं 2015 और 16 के, अगर हम उसमें स्टैटिस्टिक देखें तो। लेकिन और इसके जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, ये बात भी आप गौर करना है, हमारे देश की ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग कभी ग्रोथ नहीं ला सकते। ग्रोथ अगर चाहिए तो एजुकेटेड लोग चाहिए। एजुकेशन अगर लोगों को मिलेगा, एक पर्सन को अगर मैं एजुकेशन दूंगा और उसके जो दोस्त है उसको मैं एजुकेशन नहीं दूंगा, तो जो दोस्त है वो चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, भूखा रहेगा, गरीब रहेगा, उसको कुछ भी मतलब नहीं होना, उसे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पता रहेगा। लेकिन जिसको मैं एजुकेशन दूंगा उसे पता है, उसको ड्यूटीज़ पता है, उसके कर्तव्य पता है इस देश के प्रति, उसको पता है इस देश को कैसे फ़ायदा पहुंचाना है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा सर्व शिक्षा अभियान का, जो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये खुद देखा है। हर गांव में भी जाओ तो सर्व शिक्षा अभियान के आपको पोस्टर बैनर मिल जाएंगे, पेंटिंग्स मिल जाएंगी। और मैंने भी खुद पूरा बचपन अपना वो जो स्कूल चले हम, इसका एक सॉन्ग आया था, इस यूट्यूब में सुन के देखना, बहुत अच्छा सॉन्ग है, नॉस्टैल्जिया फीलिंग आपको आएगी। सर्व शिक्षा अभियान का जो सॉन्ग आया था वो हर बच्चे के मुँह पर था। जो बच्चा भी स्कूल नहीं जाता था, वो बच्चा भी अपने घर वालों से जिद करने लगा ये गाना सुन के कि मम्मी मैं भी स्कूल चलूँगा। उसकी लाइन कुछ ऐसी थी, सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम। तो ये बच्चों के दिमाग में काफ़ी उसने इफ़ेक्ट डाला था। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मेरे दिमाग में भी बहुत उसने मोटिवेट किया था मुझे स्कूल जाने में। मैं भी सुबह से उठ के स्कूल जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो सर्व शिक्षा अभियान ने एलिमेंट्री स्कूल जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को 2010 तक जो एलिमेंट्री एजुकेशन देने का जो एक लक्ष्य रखा था, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने फुलफ़िल किया है और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। तो ये हुआ कि अगर हमें अपनी पॉपुलेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना है तो हमें क्या क्या फैक्टर उन्हें देने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहला फैक्टर आया है एजुकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्थ का, जो हेल्थ भी उनकी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उन्हें एजुकेट करा दिया, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने वो कमज़ोर हैं कि घर से बाहर निकल के थोड़े दूर चल के हाफने लगते हैं और उनको खांसी बहुत है, बुखार बहुत है, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो एजुकेशन जितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उतनी भी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।